देखिए यहाँ पर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखें, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? और इसका क्या है? जब भी कुछ भी आंसर मारिए तो 4 ऑप्शन को देखिए, और जो नहीं भी जानते हैं तो चारों ऑप्शन को तोड़ने का प्रयास कीजिए, जरूर कुछ न कुछ मार्ग मिल जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाता है डच। डच की बात यह है, अब यहां देखना है कि डच में हम क्या चीज, सब चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना तो आपको विद्वान बनना है और ना तो आपको दिखाना है, सिर्फ रिजल्ट देना है। तो अब हम देखें कि डच में हम क्या ऐसा पकड़ें जो एग्जाम में पूछते। तो इसमें इस बात को ध्यान रखिए, डच लोग नीदरलैंड के रहने, और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कॉर्नेलिस ड हस्टमान था। यह 1595 से 1596 के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित की थी। डच एवं अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में जो युद्ध हुई, इसे हम बेदरा के युद्ध के नाम जानते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, और इस पराजय के साथ ही भारत से डच शक्ति का सफाया हो गया। इतना ही दूर का जो हम सफर तय किए हैं डच पर, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो यहीं से प्रश्न पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए तो प्रश्न को किसी तरह से छुपाएगा या घुमाएगा, आप उसे पकड़ सकते हैं। पहला चीज, अब प्रश्न ये है कि डच लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? नीदरलैंड। और नीदरलैंड को पहले क्या कहा जाता था? तो हॉलैंड के नाम जाना जाता था। कहाँ? हॉलैंड। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नेलिस ड हस्टमान। कॉर्नेलिस ड हस्टमान था। यह कब भारत आया था? 1595 से 1596 ईस्वी के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना कब स्थापित की? 1605 ईस्वी में। कहां पर? तो कहां पर? मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर। डच व अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में जो युद्ध हुई, इसे क्या कहते हैं? इसे हम बेदरा के युद्ध के नाम जानते हैं। इसे हम बेदरा के युद्ध के नाम जानते हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, और इस पराजय के साथ ही भारत से डच शक्ति का सफाया हो गया। अब यहाँ पर अंग्रेज की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किधर देशों के साथ? तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति के परिणाम। और ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने? प्रारंभ में 217 साझेदार शामिल थे। 217 साझेदार शामिल थे, जिसमें कौन? महारानी भी शामिल थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? साहसी लोगों का मंडली कहा जाता था। साहसी लोगों का मंडली कहा जाता था। अब यहाँ फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था। फ्रांस का सम्राट लुई 14वें के मंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट। लुई 14वें के मंत्री का नाम कोलबर्ट था। फ्रांस सम्राट लुई 14वें के मंत्री का नाम कोलबर्ट था, और कोलबर्ट के अनुरोध पर क्या हुआ था? कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
तो 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई? तो सूरत में लगाई। सूरत में कब लगाई? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में। देखना है यहां तक के सफर में कोई दिक्कत है तो बोलना है क्या दिक्कत है। आगे हम बढ़े, आइए। और अकेले मत आइए, अपने दोस्त को भी देखने के लिए लाइए। इतना मेहनत करने के बाद भी जो लाइव होना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। अगर हम लोगों में कमी है तो आप बताइए सर ये कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा। अगर आप लोगों में कमी है तो आप भी अपने कमी को दूर करने का प्रयास करें। दोनों मिलकर मंजिल तक एक दूसरे से कदम मिलाकर मंजिल तक जा सकते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए, सफलता के राह पर चलने के लिए अकेला संभव नहीं होता है। उसमें परिवार का भी योगदान चाहिए, विद्यार्थी का भी योगदान चाहिए, उसके गुरु का भी योगदान चाहिए, तो आपके दोस्त का भी योगदान चाहिए। जब पढ़ते हैं तो आप 8-10 स्टूडेंट का एक सर्किल बनाइए और जो डिस्कशन कराया जाता है उस पर डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में एक चमक आएगी। आए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर वर्साय की संधि ने किस देश या देशों का मानचित्र बदल दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्वेश्चन को सेट जब किया गया तो सेट करने वाले को शायद इस प्रश्न का अंदाजा नहीं था। इसमें दो तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्साय की संधि ने किस देश या देशों का मानचित्र बदल दिया। तो देश पूछ रहा है, तो इसलिए यहां पर देखिए देश, तो देश पूछ रहा है तो यहां पर दीजिएगा जर्मनी। देश पूछ रहा है ना, तो यहां पर जर्मनी देंगे। आप खुद सोचिए, देश के साथ पूछ रहा है तो ये वर्साय की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देश पूछ रहा है ना, तो किसके साथ संधि हुई थी? वर्साय की संधि जर्मनी के साथ। और ये वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। और ये वर्साय की संधि में क्या हुआ था? एक तरह से जर्मनी की धरती को अंग भंग कर दिया गया। मतलब यह वर्साय की संधि के तहत जर्मनी के कल कारखाने को तहस नहस कर दिया गया, सैन्य संगठन को भंग कर दिया गया और साथ में उस पर करोड़ों करोड़ रुपया का जुर्माना डाल दिया गया, जिसके कारण जर्मनी अब चाहकर भी आसमान में नहीं उड़ पाता था। और इस प्रकार वर्साय की संधि के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और एक जो लाइन हम बोल रहे हैं उस लाइन को गौर कीजिए, ये प्रश्न पूछेगा। और वर्साय की संधि के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। पूछेगा किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे? वर्साय की संधि। अब यहाँ पर देखिए वर्साय की संधि कब हुई थी? देखिए यहाँ पर वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को, 1919। वर्साय की संधि किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ की गई थी। वर्साय की संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। और वर्साय की संधि में किस युद्ध के बीच छिपे हुए थे? वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे, बीज छिपे हुए थे। ठीक ना। आगे बढ़े हम, आइए। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72। कौन था? क्वेश्चन नंबर 72। अगर यह भी पूछ देगा और वर्साय, अगर ये प्रश्न ये पूछ देता है कि वर्साय की संधि के तहत किस महाद्वीप का मानचित्र बदल गया, किस महाद्वीप देगा, तब हो जाएगा यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यूरोपीय महाद्वीप। महाद्वीप यानी यह दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। वर्साय की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया? तो हो जाएगा जर्मनी। किस महाद्वीप का मानचित्र बदल दिया? तब होगा यूरोप। बात समझे ना। आइए
1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या है? अक्टूबर की क्रांति। अब हम रूसी क्रांति को कौन नहीं जानता। 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई इसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा, और रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917। रूसी क्रांति को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक कौन था? तो लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। आइए यहां पर देखें 74 में प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? इसके प्रश्न का जवाब दें। तेजी से जवाब देना है। ये सारे प्रश्न को कई बार पूछा भी गया है और जवाब भी दें। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो ऑप्शन क्या है? सामंत है, विद्वान है, किसान है। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी समाज को तीन भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया? इसे स्टेट कहा गया। और प्रथम स्टेट में कौन आता है? तो पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में पादरी एवं कुलीन को छोड़कर शेष लोग। बस इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए फ्रांसीसी समाज को, देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी समाज को तीन भागों में बांटा गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्टेट्स कहते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आता है? तो प्रथम स्टेट्स में कौन आता है? प्रथम स्टेट में पादरी आता है। द्वितीय स्टेट में कौन आता है? द्वितीय स्टेट्स में कौन आता है? द्वितीय स्टेट में कौन आता है? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आता है? तृतीय स्टेट्स में कौन आता है? तृतीय स्टेट्स में आता है कौन? कुलीन। तृतीय स्टेट में आता है कौन? पादरी एवं कुलीन वर्ग को छोड़कर शेष जनता। कहीं कोई दिक्कत है? विद्वान का क्या अर्थ होता है? विद्वान का क्या अर्थ होता है ये बताएं। जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे लोगों को विद्वान कहते हैं। जो पूर्ण रूप से पढ़े लिखे ज्ञानी लोग को विद्वान कहते हैं। बशर्ते इंसान विद्वान होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत है ही नहीं। तो लोग एक सम्मान दृष्टि से पढ़े लिखे लोगों को विद्वान कहते हैं। आइए यहाँ पे कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 1863 में। फ्रांस यानी कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य के तौर पर हिंद चीन का भाग था।
किसका था? तो हिंद चीन का भाग था, हिंद चीन का भाग था, याद रखना है। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 1863, याद रखना है। और यहाँ पर कंबोडिया, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य के तौर पर हिंद चीन का हिस्सा है, हिंद चीन का हिस्सा था। पूछेगा कि ऐसे भी याद रखिए, इतना लंबा याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष में? 1863 में। तो पहले यह किसका हिस्सा था? पहले यह किसका हिस्सा था? तो हिंद चीन का हिस्सा था। बस दो लाइन में याद रखना है। कंबोडिया, देखो यहाँ पर कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 1863 में। तो पहले कंबोडिया किसका हिस्सा था? हिंद चीन का हिस्सा था। किसका? तो हिंद चीन का हिस्सा था। 76 में देखो, जेंडा अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? किसकी पवित्र पुस्तक है? आइए यहाँ पर, किसकी पवित्र पुस्तक है? और इसका सही आंसर क्या होगा? फारसी। और बाइबिल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? बाइबिल। और जैन का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? आगम। आइए, धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? ईसाई और तुर्कों के बीच, ईसाई एवं तुर्कों के बीच। अब प्रश्न ये उभरता है कि ये धर्म युद्ध कहां से प्रारंभ हुआ था? पश्चिमी यूरोप से। और धर्म युद्ध के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम राज्य के विस्तार को रोकना था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? पूछेगा धर्म युद्ध किसके बीच हुई थी? किसके बीच? ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच। अब देखो, पूछेगा धर्म युद्ध कहां से प्रारंभ हुआ? पश्चिमी यूरोप। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण मुस्लिम राज्य के विस्तार को रोकना था। अब बोलिए, कहां पर कोई दिक्कत है? जो भी बोलते हैं हर में पूछते हैं कहां पर दिक्कत है। और जब अपना प्रश्न करेंगे तो सामने प्रश्न डालिए और आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। और अमित केसरी कहते हैं, प्रणाम सर, आज आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अरे वाह, जीवन में थी बात, कोई नहीं बोला। जीवन में पहली बार अमित कुमार ने हमारी प्रशंसा की है। अमित कुमार को मेरे नवरत्न में शामिल किया जाए और नवरत्न की सारी सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाए, और साथ में इस बात को भी ध्यान रखा जाए, जीवन में इन्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो ये तुरंत सहनसा को याद करें, ठीक है। और अमित कुमार को अपने तरफ से हम फोन नंबर देते हैं। अमित साहब, हमारे फोन नंबर को आप सेव करें, सिर्फ अमित जी के लिए ये बात है। 9931 441 648। एक बार once again, 9931 441 648। ठीक है। अंजलि सिंह कहते हैं कि सर हम भी हैं नवरात्र में, लेकिन हमें पता नहीं था आप कब हैं नवरात्र में। और यहाँ
और याद रखना है, इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, अब बोलते हैं, किसी इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती तब कही जाती है जब इंसान सफल हो जाए, और सफलता में ही खूबसूरती छुपी हुई है। आप समझ गए? खूबसूरती थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता, कुछ समय के लिए मायने रखता है। अगर आप सफल हैं तो खूबसूरत हैं, अगर आप सफल नहीं हैं तो खूबसूरत होने के बाद बदसूरत इंसान हो जाता है। और एक बात और, सफल होने के बाद काला से काला इंसान को हम गोरा होते हुए देखे हैं, और असफल होने के बाद गोरे से गोरे लोगों को काला होते हुए देखे हैं। आप समझ गए? और पढ़िए खूब मन लगाकर। जब कभी मन ना लगे तो आईना को अपने सामने रखिए और उसके बाद पढ़िए। मतलब पढ़ाई का रूट का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलते रहिए। अगर आप एक ही तरह का खाना लगातार खाएंगे तो फिर खाना से विरक्ति हो जाएगी, खाना से विरक्ति हो जाएगी। आप समझिए? तो कहने का है कि पढ़ने का जो तरीका है उसका भी समय समय पर चेंज करते रहिए, तो पढ़ने में मन लगेगा। अंजलि सिंह कहते हैं बीपीएससी टीयर 3 एग्जाम दी हूं और तभी भी आपका क्लास देख रही थी। बिल्कुल देखिए और जल्दी सफल होइए, और सफल होने के बाद आइए प्लेटफॉर्म की धरती पर। ऐसे मत आइए आप ज्वाइन करने के बाद और पहला सैलरी से एकदम गरम गरम गुलाब जामुन खरीदना है और प्लेटफॉर्म की धरती पर आना है, जहां पर आपकी मुलाकात शहंशाह पंकज मिश्रा से होगी। डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ जाएगा। आइए यहां पर। अब देखिए किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी। ये शनिवार और रविवार का जो प्लेटफॉर्म की धरती पर टेस्ट होता है ना, इसका क्वेश्चन बेहद अच्छा होता है और मुझे लगता है ज्यादातर क्वेश्चन यहां से टकराता भी होगा। और यहां पर क्या सही इसका आंसर हो जाता है? विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर देना है चर्चिल। अब हम क्या देखते हैं? यह देखते हैं क्या कि लॉर्ड इरविन की बात है। तो लॉर्ड इरविन में सबसे क्या हिस्सा देखा? लॉर्ड इरविन तो बहुत लंबा चीज हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित बातें भी आ जाती है, तो बहुत लंबा। इसमें क्या चीज छू दिया जाए जो एग्जाम में पूछ दे? और ये पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखें यहां पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी। ये 5 मार्च 1931 को ना बदलना है ना भूलना है। अब प्रश्न उभरता है गांधी इरविन समझौता को गांधी इरविन समझौता क्यों कहा गया? क्योंकि ये समझौता गांधी एवं इरविन के बीच हुई थी, इसलिए समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा गया। और गांधी इरविन समझौता को हम किस नाम जानते हैं? गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम जानते हैं। दिल्ली समझौता के नाम जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह समझौता दिल्ली की धरती पर हुई थी। और गांधी इरविन समझौता के तहत क्या हुआ था? तो इस समझौता के तहत यह निर्णय लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। आइए अब यहां पे देखिए, और जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? परसा ने किया था। और कब किया था? 1834 ईस्वी में। कब किया था? 1834 ईस्वी में किया था परसा ने। अब यहां पर प्रश्न ये उभरता है कि ये क्या है? जर्मन शुल्क संघ है। इसके ये क्या है? देखिए यहां पर जर्मन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में हुई थी। जर्मन शुल्क संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। और कहां हुई थी? परसा में हुई थी। कहां हुई थी? परसा। तो जर्मन शुल्क संघ यानी ये व्यापार संबंधित ये संस्था थी
जालवेरिन व्यापार संबंधित ये संस्था थी, यानी इसे संघ कहा गया। और ये जर्मन शुल्क संघ को एक नाम दिया गया जलवेराइन, और इसकी स्थापना 1834 कहां स्थापना हुई? परसा में। आइए समझिए। आइए, यहां है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो रूसो हैं। रूसो, याद रहेगा। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईवीआई। और याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति, कोई क्रांति कब सफल होती है? कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। और फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने। रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू, याद रहेगा, याद रखिएगा एकदम। रूसो कहां का? फ्रांस का। रूसो कहां का था? रूसो कहां का था? फ्रांस का था। वॉल्टेयर कहां का था? फ्रांस का था। जॉन लॉक कहां का था? इंग्लैंड का। ये कहां था? इंग्लैंड का दार्शनिक था। यहां तक सफर में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ रहे हैं हम। आइए देखिए, सूची 1 और सूची 2 में सही जोड़े बनाकर नीचे दिए कूट में सही उत्तर बनाए। कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात। अब मिलाइए यहाँ पर, और एक का क्या होगा? बी। ए का बी, और 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। ये है ना? आगे बढ़ जाए। आइए यहां देखिए, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से आते हैं कौन? वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें कौन कौन है? देखिए यहां पर, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसका आंसर ए। तो वेदांग, वेद की रचना किसमें की गई है? तो वेद की रचना किसमें की गई है? तो संस्कृत में की गई। तो वेद की रचना संस्कृत में की गई है, इसलिए वेद को समझना बहुत कठिन है। और वेद को आसानी से समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसे कहा गया वेदांग। और वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। 6 में कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वेद को आसानी से, देखें यहां पर, वेद को आसानी से समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसे वेदांग कहा गया। और वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या 6। नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैनों के लिए मुक्ति प्राप्त करने एक अतिवादी पथ था, वहीं बौद्ध धर्म के लिए मध्यम पथ था। और सत्य कथन चुन रहा है, ये सही है। यानी जैन धर्म में मुक्ति के लिए कठोर मार्ग को अपनाया गया ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया, इसलिए ये सही होगा। यहां देखिए, जैन धर्म ने गृहस्थ अनुयायियों को प्रमुखता दी, वहीं बौद्ध मुख्यतः संघ एवं मठ निवासियों पर निर्भर रहा। यह भी सही है। दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया, अस्वीकार नहीं स्वीकार किया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। क्योंकि असत्य चुनना है तो सी असत्य है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रहेगा। अब यहां पर जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी
दोनों ने अपना उपदेश मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में दिया। याद रखना है, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में दिया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया, लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया। हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा, तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव महिला एवं शूद्रों पर पड़ा। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था, तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। पूछेगा महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश किसके शासन काल में दिया था? किसके? बिंदुसार के शासन काल में। पूछेगा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में किस पर बल दिया गया था? तो अहिंसा पर। पूछेगा सबसे अधिक अहिंसा पर बल किस पर दिया गया था? तो जैन धर्म में। पूछेगा महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित? तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से। अब महावीर स्वामी किस कुल से? तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, कुल के ज्ञात्रिक कुल से। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? व्यापारी वर्ग पर। किस पर? तो व्यापारी वर्ग पर पड़ा था। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो महिला एवं शूद्रों पर। महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था, महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। पूछेगा कि जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। पूछेगा बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? तो पाल वंश के शासक ने। कौन? पाल वंश के शासक ने। क्लियर? आइए, बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 शक्तियों में कौन सा एक नहीं है? कौन नहीं है? देखिए, पहले नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख का कारण, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख के अंत का उपाय। यानी बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 आर्य सत्य कौन है? तो 4 में कौन कौन है? तो दुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत के उपाय। और इस पूछ रहा है बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? इसका सही आंसर होगा यह सिर्फ और 3 फोल्ड पथ का अनुसरण करने के से हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 आर्य सत्य। और 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य है दुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख के अंत का उपाय। आइए यहां देखिए, मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। अब यहां पर देखें कि पहला राजवंश कौन है? तो हर्यक राजवंश। और इसका समय क्या है? 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। उसके बाद शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश का समय क्या है? तो 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व। उसके बाद कौन है? नंद वंश। नंद वंश का क्या है? 345 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी
पूर्व। और मौर्य वंश का शासनकाल है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे। पहला राजवंश मगध की धरती कौन था? हर्यक का राजवंश, यानी 4। दूसरा कौन होगा? शिशुनाग। तीसरा कौन होगा? नंद। चौथा कौन होगा? मौर्य। बी, इसका आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, इनमें से अशोक के कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? सत्य है। इस इनमें से बहुत संख्या बौद्ध और संघ के साथ उनके संबंधों को व्याख्यात करते हैं। गलत। सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए। बिल्कुल, ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। गलत। इनके अनुसार साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं। यह सही। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसमें 2 और 4 सत्य है। 2 4 किस? बी होगा। याद रखना है कि अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता कौन है? 750 ईस्वी पूर्व। 1750 ईस्वी पूर्व में टी पेन टेलर ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? 1837 ईस्वी में। कौन पढ़ा था? अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा। अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भाषा के रूप में कौन? प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टी पेन टेलर। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1837 ईस्वी में। कौन? अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आइए, यहां पर देखिए लिखा हुआ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 पीजीटी उच्च माध्यमिक 11-12 इतिहास 80 मार्क्स प्लस कॉमन पेपर 40 मार्क्स। ऑफर 999। नाम है ये नहीं है? नाम कहाँ है लिखा है? कहीं है क्या? बोला? हाँ, तो ये जो पीजीटी का क्लास है शहंशाह पंकज मिश्रा के लिए है। शहंशाह पंकज मिश्रा का नाम हम सुने हैं, मिलने का मौका नहीं मिला है। जब आप पढ़ेंगे तो मिलने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ये बैच चलता है और अभी चल रहा है 1 से 2। ठीक है, आइए यहां देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? कौन सा पुस्तकालय नहीं था? कौन सा पुस्तकालय नहीं था? कभी आपने शहंशाह सर से मिला है? कभी देखा है? कभी मिला? कभी देखा? कैसे सुनते? बड़ी गुस्सैल हैं, बात सही है क्या? सुने बड़ी गुस्सैल हैं सर, बात घुसाते हैं, बात सही है क्या? जल्दी मैसेज द्वारा बताओ, जल्दी मैसेज द्वारा बताओ। देखते हैं पहला मैसेज किसका था। इतना देरी मैसेज? तो इसमें कौन है? नहीं है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी क्या मंजिला था? 9 मंजिला था। क्या मंजिला? तो 9 मंजिला था। और
इसमें 3 महान पुस्तकालय थे। 3 में कौन कौन था? एक, रत्न सागर पुस्तकालय। 2 में कौन था? 2 में था रत्नोदधि पुस्तकालय। 3 में कौन था? रत्नरंजक। तीन लाइब्रेरी। अच्छा लिखते हैं क्या नीरज कुमार सर? आप गुस्सा होते हैं तो अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अमित कुमार लेते हैं, हम लोग की भला के लिए गुस्सा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर देख पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? तो 3 था। तो 3 में कौन कौन था? पहले नालंदा, ये लाइब्रेरी क्या मंजिला था? 9 मंजिला। इसमें 3 पुस्तकालय थे। कौन कौन? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय और रत्न रंजक पुस्तकालय। और इसमें बी सही होगा, बी नहीं था। आगे आप आइए। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। और इसका सही आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का मंदिर पर माना जाता है। और यह आक्रमण 1025 से 26 में हुआ था। यह महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। और महमूद गजनवी के वापस जाने के बाद महमूद गजनवी की वापस जाने के बाद, और हम देखते हैं महमूद गजनवी के वापस जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। याद रखना है, सोमनाथ का मंदिर देखें यहां पर, सोमनाथ का मंदिर गुजरात के कहां? तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पे थे। इसकी देवता का मंदिर है शिव मंदिर। और महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर कैमा आक्रमण हुआ था? 16वां आक्रमण। और यह महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। महमूद गजनवी को वापस जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आक्रमण कब हुआ था? 1025 से 26। यहां देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो यहां पर देखना है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति सिर्फ धन प्राप्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी समय में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय उसके सेनानायक मल्लिक काफूर को जाता है। जब देवगिरी के राज्य पर आक्रमण हुआ था तो उस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। कौन था? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव था। प्रताप रुद्र देव कहां का राजा था? यह तेलंगाना का था। कहां का? तेलंगाना। जब मल्लिक काफूर ने तेलंगाना राज्य पर आक्रमण किया उस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था। और प्रताप रुद्रदेव क्या किया? सोने की मूर्ति बनवाकर और साथ में कोहिनूर हीरा मल्लिक काफूर को भेंट किया था। अब मल्लिक काफूर के इतिहास में किस नाम जानते हैं? 1000 दिनारी के नाम जानते हैं। 1000 दिनारी। और ये क्या था? किन्नर था। यह किन्नर था। आइए अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव दान में दिया था? और इसका सही आंसर होगा धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरा पथ का स्वामी कहकर संबोधित किया था। अब देखें यहां पर धर्मपाल की बात है तो धर्मपाल ने कहा,
तो धर्मपाल किस राजवंश का शासक था? तो पाल राजवंश का। किस राजवंश का? पाल राजवंश। देखिए पानी सबका रखता नहीं है, पाल राजवंश। अब देखिए यहाँ पर धर्मपाल कौन? तो क्या किया? तो भाग कहाँ? तो भागलपुर में। भागलपुर में कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय के, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। गुजराती कवि सोढल, याद रखना है, गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरा पथ का स्वामी कहकर संबोधित किया था। देवपाल किस राजवंश का शासक था? यह पाल राजवंश का शासक था। और देवपाल के शासन काल में अरब यात्री कौन? सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसने देवपाल को एक शक्तिशाली राजा बताया था। बताइए, यहां देखिए, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? और ये शेर शाह का और इस्लाम शाह का। तो 3 और 4 होगा। 3 4 किस में है? ये होगा। शेर शाह की बात करते हैं तो शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। और पिता का नाम क्या था? हसन सूद। दक्षिण बिहार के शासक कौन था? बहार खां लोहानी ने फरीद को कौन सी उपाधि प्रदान की? शेर खां की। कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शेर खां की उपाधि प्रदान की। और चौसा युद्ध जीतने के बाद, कौन सा युद्ध? चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की। कौन सी उपाधि? शेर शाह की उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद, देखिए यहाँ पर दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण। कुछ बोलिए भी, आप लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि बोलने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। यही चीज हो सकता है। या दूसरा चीज यह भी हो सकता है, आप हमसे बहुत 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 खफा हैं। हाँ, वही बात। 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप में कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था? और इसका सी होगा। कुंवर सिंह की जब हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व कब किया था? तो कब किया था? 27 जुलाई 1857। बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को किसको पराजित किया था? अंग्रेज ली ग्रांट को पराजित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को और
बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1848। इस डेट को याद रखना। यहां देखिए 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया था? और अहमदुल्ला को किया गया। अहमदुल्ला। अब देखिए यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह के समय बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खान। रुहेलखंड एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लियाकत अली। इधर देखिए 94। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन संबंधित थे? कौन? बाबू शिव नारायण राय। और ये बाबू शिव नारायण राय बंग भंग आंदोलन असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। आइए, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों सुरक्षित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया? वैशाली के लिए। तो यहां पर अजातशत्रु का संबंध किस राजवंश से था? अजातशत्रु का संबंध हर्यक राजवंश। अजातशत्रु के इतिहास में किस नाम जानते हैं? कुनिक के नाम जानते हैं। किस नाम से? कुनिक के नाम जानते हैं। अजातशत्रु वैशाली के वजीराज पर आक्रमण समय में क्या प्रयोग किया था? अजातशत्रु वैशाली के वजीराज पर आक्रमण के समय महाशीलकंठक एवं रथमूसल नामक हथियार का प्रयोग किया था। महाशीलकंठक एवं रथमूसल। भारतीय साहित्य यूनानियों को किस नाम से पुकारा गया है? यवन के नाम से। और पहले यवन आक्रमणकारी के रूप में किसकी पहचान की गई? डेमेट्रियस। पहले यवन आक्रमणकारी। पहले यवन आक्रमणकारी के रूप में डेमेट्रियस की पहचान की गई। दूसरे यवन आक्रमणकारी के रूप में किसकी पहचान की गई? मिनांडर। मिनांडर को किस नाम जानते हैं? मिलिंद के नाम जानते हैं। मिलिंद। आइए, यहां देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद भवन कीर्ति नहीं वरना देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य मेगाथिंस किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य।
अधोलिखित में ऐसे कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, और कौन कौन? तो होलकर और सिंधिया। कौन कौन? होलकर और सिंधिया। होलकर एवं सिंधिया। याद रखना, पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं, याद रखना है पेशवा बाजीराव प्रथम एक मराठा परिसंघ की स्थापना की, जिसमें शामिल थे कौन? नागपुर के भोंसले, नागपुर के भोंसले। नंबर 2 में इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, और कौन? ग्वालियर के सिंधिया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। अब प्रश्न उभरता है, अवध का एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और इसको प्रारंभ किसने किया था? मदारी पाशा के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। ये किसान का आंदोलन था। यहां पर देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन है? तो कौमी आवाज, ये किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू का है। सौराष्ट्रीयम और स्वराज किसने प्रकाशित है? टी प्रकाशन। प्रभात M.K. कलेकर। और चूंकि पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। आंसर ए। आइए अब यहां देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए, अलग अलग शिक्षक द्वारा अलग विषय। बीपीएससी शिक्षक भर्ती कोड: गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी, इंग्लिश। पीआरटी 1 से 5 तक, एसएसटी, ऑल कॉम्बिनेशन 6, 8, 9, 10। देखेंगे अब 0 लेवल से। अब देखेंगे यहाँ पर 10 सितंबर से ये बैच आ रहा है, और इसमें शहंशाह कहाँ है? इसमें पता करने वाले को पता कहाँ पर शहंशाह है, या सही टिक करने वाले को 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ठीक है, आगे। अधोलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, इसकी 1804 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना, ये गलत है, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? सी। चूंकि सी इसलिए होगा क्योंकि औसत चुनना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आइए यहां पर देखिए, अब यहां देखिए क्या है। बीजी तिलक को सजा के पक्षपात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? और ये कहा था मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का रहने वाला था। और मैक्स मूलर ने ही कहा था आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया है। याद रखना है, मैक्स मूलर ने कहा था आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान मध्य एशिया में, मध्य एशिया में बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था। जब आर्य भारत आए, जब आर्य भारत आए तो ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे, पंजाब में बसे। इसके बाद अफगानिस्तान में बसे थे,
यही मान्य है, याद रखना है, यही मान्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में, इन्हें 1913 ईस्वी में, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था? बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता। आइए, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। याद रखना है, जतीन दास कितने दिनों तक भूख हड़ताल किए थे? 63 दिनों तक। 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद देश के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन कहीं कहीं 64 दिन भी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं 64 दिन भी मिलेगा, और याद रखना है 63 दिन। आइए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका नहीं था? तो यहां पर देखिए, अल्कॉट का नहीं था। होम रूल आंदोलन किस देश के तर्ज पर चला था? आयरलैंड, आयरलैंड के तर्ज पर। होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, कौन कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और कौन? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक कब? 28 अप्रैल 1916 को, कहां? तो बेलगांव में, बेलगांव में होम रूल लीग की, होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कब की? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट अपने लीग के अध्यक्ष स्वयं थी। तो सचिव किसको बनाया गया था? सचिव जॉर्ज अरुंडेल को, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। याद रहेगा? आइए, 1919 के जगह जालियांवाला बाग कांड के भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर। अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर जनरल डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, माइकल ओ डायर था। इसे भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने, 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी। कौन किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इसके तहत हिंदुओं से पृथक हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि का क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ
एवं रंजीत सिंह के बीच, एवं रंजीत सिंह के बीच, रंजीत सिंह बीच 26 जून 1909 ईस्वी को, 26 जून 1909 ईस्वी को जो संधि हुई उसे अमृतसर की संधि के नाम जानते, उसे अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। आइए, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की। और ये खिलाफत आंदोलन का समय क्या माना जाता है? 1919 से 1922। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। केरल। मोपला विद्रोह प्रमुख नेता कौन थे? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह प्रमुख नेता अली मुस्लियार। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। किसने नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए, जवान कुछ बोलता ही नहीं है, खाली पढ़ रहा है। आ जाए। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे? कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई थी, इसलिए नहीं देखे। और बाल गंगाधर तिलक की जब बात करते हैं तो इन्होंने 1893 ईस्वी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में कहा? तो महाराष्ट्र। कौन महोत्सव प्रारंभ किया था? गणेश महोत्सव। 1895 ईस्वी में कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव प्रारंभ। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम जानते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता। यहां देखिए 107 में देखें, हाँ, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इस दिन आंदोलन हुआ था और इसलिए इन्हीं की याद में असहयोग आंदोलन समय तिलक फंड की स्थापना की गई थी। और इस फंड की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि असहयोग आंदोलन के खर्च को चलाया जा सके। आइए, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्नलिखित में कौन नहीं था स्वराज दल का नेता? सी राजगोपाला नहीं थे। और सी राजगोपाला जी को हम किस नाम जानते हैं? इन्हें हम राजा जी के नाम से जानते हैं। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास। सचिव कौन थे? सचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी का स्थापना कब? 1 जनवरी 1923। कहां? इलाहाबाद। आइए, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने शिरकत की? तो केवल द्वितीय गोलमेज। प्रथम कब हुआ? 1930। द्वितीय कब हुआ? 1931। तृतीय कब हुआ? 1932। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या था? 28 माह।
1935 के अधिनियम के तहत, देखिए यहाँ पर 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 7 प्रांतों में। और कांग्रेस द्वारा 7 प्रांतों से इस्तीफा देने से मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और मुक्ति दिवस कब बनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी। भूदान आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। कौन किया था? विनोबा भावे। कब? 1951 में। कहां से? तेलंगाना में। कहां से? पोचमपल्ली से। तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? 1934। कहां तक? पटना। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मस्सानी। आज का सफर तो यहीं तक रहेगा। और क्या दिक्कत है? कल हम फिर आपसे मिलते हैं। और कल क्या बजे मिलते हैं? 5:30 बजे मिलते हैं। और नई उमंग, नई सोच, नई मुस्कुराहट के साथ। और आप लोग ने कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए, ताकि आपकी कमेंट पढ़ के मैं बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लगता है कोई अपना लिखा है। हाँ, बात यह है JKD मैथमेटिक्स, आप अच्छे लोग हैं ही। अच्छे लोग को हर चीज अच्छा लगता है। अच्छे लोग को हर चीज अच्छा लगता है। जो अच्छे होते हैं ना, वह हर लोगों में उन्हें अच्छा ही दिखाई देता है। तो खैर, हम बातचीत को क्रम को देते हैं विराम। और सहनसा आपको जाते जाते क्या कर